अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पेपर का पैटर्न, सिलेबस, राइटर की बायोग्राफी, फर्स्ट स्टोरी की और समरी डिस्कस की थी। तो बच्चों आज हम नेक्स्ट लेक्चर करते हैं जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोज क्या है, क्योंकि आप लोगों ने सेकंड ईयर में बुक 2 में प्रोज पढ़नी है। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 2 बुक्स पढ़ी थी, बुक 1 एंड बुक 3। बुक 1 में आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी थी। शॉर्ट स्टोरीज ऐसी स्टोरीज होती हैं जो लेंथ में शॉर्ट होती हैं, जिनमें कैरेक्टर्स शॉर्ट होते हैं, आप जिनको सिंगल सेटिंग में पढ़ सकते हो। ऑन द अदर हैंड पोइट्री पोटिकल फॉर्म में लिखी जाने वाली स्टैंजास, जिसको हम लोग शायरी बोलते हैं उर्दू में। तो इसी तरह से बुक 2 आप लोगों ने जो सेकंड ईयर में पढ़नी है, उसमें हम लोगों ने प्रोज अटेम्प्ट करनी है। तो देखते हैं प्रोज क्या है। बच्चों, प्रोज जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब डायरेक्ट कोई बात करना। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, प्रोज ऐसी लैंग्वेज में राइट की जाती है जिसमें मैट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। मैट्रिकल स्ट्रक्चर मतलब ये पोइटिकल फॉर्म में नहीं होती, इसमें मीटर्स नहीं होते, राइम स्कीम नहीं होती, रिदम नहीं होती। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है, लाइक शॉर्ट स्टोरीज ही। इसी तरह से फिर ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज एज यूजुअली जो आप लोग आम रूटीन में कॉमनली पढ़ते हैं या राइट करते हैं, प्रोज भी उसी फॉर्म में राइट की जाती है और रीड की जाती है। इवन अ लेमैन आल्सो रीड एंड राइट। लेमैन मतलब कॉमन, एक आम सा आम आदमी भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। पोइट्री बच्चों हर किसी की समझ में आने वाली लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि उसमें मैट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें राइमिंग स्कीम, रिदम वगैरह होती है, उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसको अंडरस्टैंड करना हर किसी के मतलब हर किसी के लिए इजी नहीं होता। लेकिन जो प्रोज है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है। जैसे आपके सामने ये लाइंस हैं दो, and wrinkled lips and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read। ये मैंने पोलिटिकल फॉर्म में 2 लाइंस राइट की हैं। तो अब ये आप सभी बच्चों की समझ में नहीं आएगा, कुछ की समझ में आ जाएगा, कुछ की नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो इसको जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे हमारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड आपके सामने फिर से एक लाइन है, वो देखें। His lips were wrinkled, there was a look of anger on it. The sculptor did know and understand well all the unkind feelings। अब इस लाइन को वही पोइटिकल फॉर्म की जो लाइन है ऊपर पोइट्री की, उनको मैंने प्रोजिकल फॉर्म में लिखा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अब ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं विद प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये आपके लिए समझना, इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा रादर देन पोइटिकल फॉर्म। पोइट्री से ज़्यादा इजी होगा आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रोज जो है वो सिंपल लैंग्वेज में होती है। इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज होती है जिसको एवरी कॉमन मैन जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है इजीली विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। फिर ये क्यों यूज होती है? डिस्क्राइब द फैक्ट्स आर द डिस्कशन ऑफ वॉट एवर वंस थॉट्स आर। इसमें अगले बंदे की सोच के अबाउट, या डिस्कशन कह सकते हैं, बहसो मुबासा इसमें होता है। फैक्ट्स बताए जाते हैं इसमें, जो स्टोरीज होती हैं उसमें कुछ फैक्ट्स, राइटर जो होता है हमारा उसकी थॉट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, वो जो डिस्कस करता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल। पहले हम फिक्शनल देखते हैं, प्रोज फिक्शन क्या है। बच्चों फिक्शन क्या है? बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज में भी आपको स्टार्ट पे बताया था, तो वो भी 2 तरह से फिक्शन स्टोरीज जो हैं उनका पार्ट है एक शॉर्ट स्टोरीज। फिक्शन स्टोरीज उनको कहते हैं जो क्रिएटिव हो, खुद से लिखी गई हो,
इन उर्दू हम लोग कहते हैं ना मन गढ़ंत स्टोरीज, वो इमेजिनरी, जिनको सपोज करके इमेजिन करके लिखा गया हो, थ्योरेटिकल हो, फैंटेसी, हॉरर, जो बेसिकली रियलिटी से हटके हो, जिसमें सुपरनैचुरलिज्म का भी कंसेप्ट पाया जाए। लाइक आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी जिसमें ये मैजिक या साइंटिफिक फिक्शंस का यूज होता है। लाइक हम लोग कह सकते हैं सुपरमैन है, बैटमैन है, अवेंजर्स द इन्फिनिटी वॉर है। हॉलीवुड की तो बेशुमार मूवीज ऐसी हैं जो फिक्शनल स्टोरीज पे बेस करती हैं। इंडियंस अक्सर ड्रामाज भी आपने देखे होंगे ऐसे ही। तो फिक्शन स्टोरी उसको कहते हैं। बहुत सारी आपने ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी होंगी जिसमें हॉरर होता है, खौफ होता है, सुपरनैचुरलिज्म का कंसेप्ट, मतलब घोस्ट वगैरह, परियां, फेरीज टेल्स, इस तरह से। तो फिक्शन स्टोरीज वो होती हैं जो रियलिटी से हटके होती हैं, रियल लाइफ से थोड़ा हटके होती हैं, जिनको खुद क्रिएट किया जाता है, जिनको खुद सपोज किया जाता है। ठीक है। तो प्रोज में कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, थ्योरी पे बेस करती हैं, जिनके लिखने के पीछे या जिनकी स्टोरी के पीछे फैक्ट नहीं होता, रीजन नहीं होता, लॉजिक नहीं होता। ऑन द अदर हैंड नॉन फिक्शनल, ऑपोजिट टू फिक्शन, ये रियलिटी के साथ अटैच होती हैं। इसमें फैक्ट्स होता है, जो भी बात लिखी जाती है उसका रीजन या उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। जो मामला बताया जाता है, जो डिस्कशन की जाती है, या फिर कोई इंसिडेंट कह सकते हैं आप, बताया जाता है, तो उसके पीछे पूरा प्रॉपर रीजन होता है, रियलिटी के साथ अटैच होता है। ऐसे जिसमें ऐसे वो नहीं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, लाइक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज, इस तरह से भी ये जो एसेज हैं जो आप लोग ग्रामर में पढ़ेंगे, वो भी जस्ट वो नहीं, बल्कि कुछ ऐसे प्रोज में भी शामिल होते हैं, लाइक स्टोरीज जिसमें राइटर्स ने डिस्कशन की होती है। बायोग्राफीज, आप किसी भी राइटर की बायोग्राफी पढ़ते हो या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की बायोग्राफी पढ़ते हो, किसी बड़े आदमी की, वेल नोन पर्सन जिसको हम वो कहते हैं, तो वो बायोग्राफीज तो जाहिर है वो रियल होती है ना, किसी की लाइफ हिस्ट्री, स्पीचेस, तकारीर वगैरह किसी टॉपिक पे, तो वो भी रियलिटी के साथ अटैच होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फिक्शनल। तो ये थी प्रोज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ कम टू द बुक, बुक की तरफ चलते हैं। सिनोनिम्स आपको प्ले होंगे स्क्रीन पे, तो हम लोग पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, देन इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अटेंड करेंगे। तो लेट मी टेल यू दैट आप लोगों ने सेकंड ईयर में ट्रांसलेशन तैयार नहीं करनी होती, आप लोगों ने जस्ट सिनोनिम्स और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें से ट्रांसलेशन आपको पढ़ाने का मतलब है आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो कम टू द बुक्स। अ फ्यू स्टार्स, कुछ सितारे, आर नोन, जाने जाते हैं, विच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ, कुछ सितारे ऐसे हैं जो बमुश्किल ही जमीन से बड़े हैं। अ फ्यू वर्ड को अंडरलाइन करो और हार्डली वर्ड को भी अंडरलाइन, द वर्ड देन को भी अंडरलाइन करो। हार्डली का मतलब होता है बेयरली, स्कार्सली, मतलब बड़ी मुश्किल से। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन उनमें से कुछ इतने बड़े होते हैं दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच। कहता है कुछ सितारे जमीन से वो मुश्किल ही बड़े होते हैं, लेकिन कुछ इतने बड़े होते हैं कि उसमें हजारों जमीनें आई जा सकती हैं, उसमें हम हजारों जमीनें रख सकते हैं, एंड लीव रूम टू स्पेयर, लेकिन फिर भी कोई जगह खाली बच जाए। राइटर क्या बता रहा है यहाँ पे, ये ह्यूजनेस बता रहा है, साइज बता रहा है सितारों का, कि कुछ सितारे तो जमीन से थोड़े ही बड़े होते हैं, लेकिन कुछ सितारे जमीन पे लेकिन कुछ सितारे इतने बड़े होते हैं कि उनमें हम हजारों जमीनें भी रख सकते हैं, फिर भी जगह खाली बच जाए। यहाँ पे देखें, पैक्ड का सिनोनिम पुट करना, फिल करना, कंप्रेस करना। Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of Earth. यहाँ पे हम एक इतना बड़ा सितारा भी देखते हैं जो अपने अंदर अरबों जमीनें रख सकता हो, जिसके अंदर अरबों जमीनें पैक की जा सकती हों। इमेंस का मतलब है यहाँ पे ह्यूज, इनर्मस, बहुत बड़ा, जाइजेंटिक, इतना बड़ा साइज में सितारा आप सपोज करो
कि जिसमें हम लोग, हमारी ये जो जमीन है, ये जो अर्थ है, इस जैसी हम अरबों खरबों जमीनें उसमें रख सकते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, यहाँ पे द टोटल नंबर को अंडरलाइन करें, 100 वर्ड को अंडरलाइन करें। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक, अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल देने लगा है, मुशाबहत देने लगा है सितारों को रेत के साथ। कहता है और सितारों की जो मजमुई तादाद है वो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के समंदरों के किनारों पे पाई जाने वाली जो रेत है उसकी जो तादाद है, हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में उतने ही सितारे पाए जाते हैं। और आप लोग जानते हो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट देम, वो जो रेत के जर्रे हैं उनको काउंट करना इम्पॉसिबल। तो इसी तरह से कहता है कि सितारे भी यूं समझ लें कि उतने ही हैं यूनिवर्स में। फिर प्रोबेबली का यहाँ पे मतलब है शायद, परहैप्स, लाइकली, पॉसिबली। सीशोर मतलब कोस्ट, बीच। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम, कितना छोटा है हमारा घर, इन स्पेस, खला में, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम कायनात में पाए जाने वाली सारी चीजों की तादाद देखते हैं या उनको शुमार करते हैं, तो हमें लगता है, हमें पता चलता है कि हमारा घर, मतलब ये जो जमीन है, ये उनकी निस्बत कितना छोटा है। यहाँ पे सच वर्ड को अंडरलाइन करो। मैयर अप का मतलब होता है कैलकुलेट करना। सब्सटेंस मतलब मटेरियल, बॉडी, स्टफ। फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है, अब नेक्स्ट पैरा की तरफ चले। These millions of stars are wandering about in space, ये अरबों सितारे खला में घूमते हैं। A few form groups which journey in company, कुछ सितारे जिनका साइज हम लोग कह सकते हैं थोड़ा कम होता है, वो ग्रुप्स की शक्ल में सफर करते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम ट्रेवल अलोन, लेकिन ज्यादातर सितारे अपना सफर तन्हा ही करते हैं, मतलब बहुत सारे सितारे तन्हा सफर करते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है रोमिंग करना, रोविंग करना। And they travel through a universe so immense that it is very, very rare, even indeed, for one star to come anywhere near to another. देखते हैं, and they travel through a universe so immense, और वो इतने बड़े पैमाने पे सफर करते हैं कायनात में कि बहुत ही कम ऐसा होता है, indeed for one star to come anywhere near to another, कि एक सितारे के लिए पॉसिबल हो कि वो दूसरे सितारे के पास आ जाए। कहता है कायनात में इतने बड़े पैमाने पे सफर करते हैं कि फिर भी ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। ये टोटल ही लॉनलीनेस में सफर करते हैं, तन्हाई में सफर करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक सितारा जो है वो किसी तरह से बाय चांस एक दूसरे सितारे के सामने आ जाए। फॉर द मोस्ट पार्ट, ज्यादातर तो ये होता है, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लॉनलीनेस। कहता है ज्यादातर ऐसा होता है कि हर सितारा, ईच का मतलब हर सितारा, जितने भी हैं उनमें से हर सितारा, यहाँ पे ईच वर्ड को अंडरलाइन करें, हर सितारा जो है वो अपना सफर अकेले तय करता है, लाइक अ शिप। अब आगे वो सितारों की क्या करने लगा है, आगे वो सितारों की जो स्टूडेंट्स, जी बच्चों, तो आगे वो क्या करने लगा है, सितारों को मुशाबहत देने लगा है किसके साथ, समंदर में बहरी जहाज के साथ। सॉरी, नेट का थोड़ा इशू हो गया था। लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, के समंदर में अकेला एक जहाज सफर कर रहा है वैसे। इन अ स्केल मॉडल, अगर अंदाजा लगाया जाए, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, अगर अंदाजा लगाया जाए कि ये सितारे जो है वो बहरी जहाज है, द एवरेज शिप विल बी वेल ओवर अ मिलियन माइल्स फ्रॉम इट्स नियरेस्ट नेबर, तो हर जहाज दूसरे जहाज से अरबों मील दूर होगा। आप यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें बहरी जहाज सफर कर रहे हैं, तो एक बहरी जहाज, उससे दूर दूर तक, जहां जहां तक निगाह जाती है, दूसरा बहरी जहाज नजर नहीं आता।
तो उसका जो बहुत करीब तर बैरी जहाज होगा वो भी उससे मिलियंस माइल्स दूर होगा, ठीक है। From this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. तो इस बात से अंदाजा लगाना हमारे लिए आसान है। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सितारे एक दूसरे से दूर हैं, कैसे सितारे तन्हाई में सफर करते हैं। तो रेयर का सिनोनिम है यहाँ पे अनकॉमन, सेल्डम, अनयूजुअल। वॉयज हम जर्नी को बोलते हैं, ट्रैवल, पैसेज। सेल्डम मतलब कभी कभार, ओकेजनली, हार्डली, मुश्किल ही। तो स्टूडेंट्स हमने 2 पैराग्राफ खत्म कर लिए हैं अपनी ट्रांसलेशन के। अब हम इनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले हमने जो वर्ड पढ़ा है फ्यू, उसको डिस्कस करते हैं। ये क्वांटिफायर है। अब हम देखते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। बच्चों, क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। हाउ मच, हाउ मैनी, कितनी है, थोड़ी, बहुत, एवरेज या फिर बहुत ज्यादा, इस तरह से। अमाउंट या फिर डिग्री बताते हैं। ये पर्सन्स के साथ भी यूज होते हैं और थिंग्स के साथ भी, उनकी डिग्री या उनकी अमाउंट बताने के लिए। हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फीलिंग्स की अमाउंट भी बताने के लिए, कितनी फीलिंग्स, फिर पेन की अमाउंट, क्वांटिटी, फिर इसके अलावा चीज़ों की, तो साइज की डिग्री वगैरह जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्वांटिफायर्स के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं, ही फील्स पेन, वो दर्द महसूस करता है, या शी फील्स पेन, वो दर्द महसूस करती है। तो ही फील्स मच पेन। अब ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, हमने यहाँ पे क्वांटिफायर यूज नहीं किया, सो इट इज नॉट क्लियर टू अस कि वो कितनी पेन फील करता है। लेकिन जब हम कहते हैं मच पेन, तो मच यहाँ पे एज अ क्वांटिफायर यूज हुआ है। मच पेन यहाँ पे क्वांटिफायर है जो पेन के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। तो कुछ क्वांटिफायर्स आपको यहाँ पे हम बताते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। वो है मच, अ बिट, लिटिल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लिटिल, वेरी लिटिल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। ये सारे ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक मिल्क, वाटर, एटसेट्रा। फीलिंग्स यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। अब कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, मैनी, ये सारे हमने जो पढ़ा है यहाँ पे वो अ फ्यू पढ़ा है। और कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे होते हैं जो दोनों के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वो देखते हैं, उनमें आल आ जाता है, इनफ, नन, नो, सम, मोर, मोस्ट। ये सारे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज होते हैं। तो हम अब डिस्कस करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को। हमने चूंकि यहाँ पे अ फ्यू पढ़ा है, लेकिन हम साथ में डिफरेंस देखेंगे दो और क्वांटिफायर्स का। तो फ्यू का पहले कर लेते हैं। फ्यू बच्चों, इसका मतलब है नॉट एनी, या ना होने के बराबर, बिल्कुल ही ना होने के बराबर। मतलब अगर कोई 20-25 अफराद हैं तो उनमें से एक आध, तो ये नेगेटिव मीनिंग्स में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं ना होने के बराबर। आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, माजरत खा हूँ, मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं। ये ना होने के बराबर कह सकते हैं हम। बिल्कुल इन लो क्वांटिटी। फ्यू पीपल आर पॉयस, बहुत ही कम लोग आजकल सखी हैं, ठीक है। तो अ फ्यू, फ्यू से थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी रखता है, लेकिन ये इतनी क्वांटिटी रखता है कि ये पॉजिटिव मीनिंग्स में चला जाता है, जिसको हम कुछ कहते हैं, कुछ लोग, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर 20-25 अफराद हैं तो उनमें से कोई 8-9 लगा लें, तो ये पॉजिटिव मीनिंग्स में चला जाता है। इसका मतलब है कुछ, कुछ। ही इज ग्लैड टू हैव अ फ्यू बुक्स, वो कुछ किताबें पाकर खुश है, या उसके पास कुछ किताबें हैं जिससे वो खुश है। मतलब उनकी अमाउंट इतनी है कि वो गुजारा कर सकता है। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर्क डिलीजेंटली, कुछ तालिब इल्म हम कह सकते हैं कि मेहनत से काम करते हैं। अगर 50 तालिब इल्म हैं तो उनमें से 10-15 लगा लें। आगे देखते हैं द फ्यू, इसका मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, जितना भी है वो भी स्पेसिफिक है। जितनी क्वांटिटी है बस उतनी ही है, कम या ज्यादा का इसमें डिस्कस नहीं होता।
द फ्यू कॉइन्स शी हैड वर नॉट इनफ टू प्ले अ न्यू गेम। उसके पास जितने भी कॉइन्स हैं लेकिन वो इतने नहीं हैं कि वो नई गेम खेल सके। लेकिन बच्चों हो सकता है वही कॉइन्स किसी और चीज़ के लिए यूजफुल हो। तो इस तरह से स्पेसिफिकेशन इसमें बताई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। हमने यहाँ पे दैन वर्ड पढ़ा है फर्स्ट लाइन में, तो वो कंपेरेटिव डिग्री में आता है ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। पॉजिटिव डिग्री है एक, कंपेरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है। तो जो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें एक चीज की क्वालिटी को शो किया जाता है और उस चीज का किसी दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, जो चीज डिस्कस की जाती है बस उसी की क्वालिटी बताई जाती है, अच्छी या बुरी। उसको दूसरे किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ या एक चीज को दूसरी चीज के साथ डिस्कस नहीं किया जाता, कंपेयर नहीं किया जाता। जैसे मैं कहती हूँ कि माई सेल इज वेरी गुड, तो इसमें देखो मैंने सेल का कंपैरिजन किसी और सेल के साथ नहीं किया। इसी तरह से अली इज अ टॉल बॉय, अली लंबा लड़का है या उसका कद लंबा है, इसमें अली को फर्दर किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर नहीं किया बल्कि अली की क्वालिटी बताई है, उसकी हाइट बताई है। यहाँ पे शी इज अ वाइस लेडी, एक अक्लमंद औरत है। तो अब यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट जो कि शी है, फीमेल में आता है, उसका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया, तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कंपेरेटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जहाँ पे हम एक चीज़ को बाकी सारी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री देखते हैं, ये कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को आपस में, सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स को। जैसे ड्रेसेस का कंपेयर करेंगे तो ड्रेसेस का ड्रेसेस के साथ ही करेंगे, माई ड्रेसेस आर बेस्ट देन योर्स, मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़ों से ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतरीन है। तो अब देखो ड्रेसेस का ड्रेसेस के साथ कंपैरिजन, बुक्स का बुक्स के साथ कंपैरिजन। यहाँ पे दो तरह से कंपैरिजन किया जाता है। एक कंपैरिजन ऐसा होता है जिसमें देन वर्ड यूज होता है, और एक ऐसा कंपैरिजन होता है जिसमें हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं एज और एज का यूज करके। तो ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे ज्यादा लंबा है। तो आई देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये भी मैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होता है देन के बाद। तो टॉलर यहाँ पे हमने एडजेक्टिव की सेकंड जो फॉर्म है, टाल की जो सेकंड फॉर्म है टॉलर, उसको यूज किया है। कंपैरेटिव डिग्री में हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, जो डिग्री है उसकी, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। ठीक है, गुड अच्छा, बेटर बेहतर, और बेस्ट बेहतरीन, इस तरह से। तो जो बेटर फॉर्म है, जो सेकंड नंबर वाली फॉर्म है, वो हम कहाँ पे यूज करते हैं एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री में। और जो थर्ड वाली मतलब इंटेंस में आ जाती है, बेस्ट जिसको बोलते हैं, टालेस्ट बोलते हैं, लॉन्गेस्ट, वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाती है। तो अब देखते हैं, शी इज मोर वाइज देन अहमद, वो अहमद से ज्यादा सियानी है या अक्लमंद है। यहाँ पे मोर इंटेंसिफायर है जो वाइज के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, यहाँ पे कंपेयर बता रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो हम उनके पीछे इंटेंसिफायर का यूज कर लेते हैं उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए। तो मोर का मतलब है ज्यादा, देन अहमद, अहमद से। दूसरी तरफ हम एक कंपेयर करते हैं एज और एज के बीच में एडजेक्टिव पुट करके। यहाँ पे बच्चों एडजेक्टिव की जो फॉर्म है उसको हम चेंज नहीं करते, एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करते। जैसे टाल है तो टाल ही रहेगा, टालर नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा। वो कैसे, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ को, वो इतना मजबूत है जितना, जितनी के गाय या दोशीजा कह सकते हैं। तो यहाँ पे ही इज एज स्ट्रॉन्गर एज को नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गर नहीं, बल्कि हम एडजेक्टिव की फॉर्म को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, वो इतनी खूबसूरत है जितना कि कोई फूल। शी इज एज क्लेवर एज अ विक्सन, वो इतनी चालाक है जितनी कि कोई लोमड़ी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन लोमड़ी के साथ किया गया है, मतलब दो चीजों के साथ। यहाँ पे हम सिमिली का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन में हम सिमिली का एज और लाइक सिमिली में आते हैं। सिमिली का मतलब है तशबीह देना। तो एज वाले कंपैरिजन में हम लोग सिमिली का यूज करते हैं, हम चीजों को दूसरी चीजों के साथ तशबीह देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सो और सच में डिफरेंस क्या है। बच्चों ये इंटेंसिफायर है,
पहले हम देखते हैं सो, ये भी एक इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर बोलते हैं इंटेंस करना, किसी चीज पे जोर देना। ये एडजेक्टिव से पहले यूज होता है बगैर नाउन के। जैसे आपका जो देखें सेकंड लाइन है पहले पैरा की, वहां पे है सो लार्ज दैट, तो सो यहाँ पे इंटेंसिफायर है, लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आगे नाउन का यूज नहीं हुआ, बल्कि दैट वाली क्लॉज के साथ इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि कितने बड़े हैं सितारे, इतने बड़े कि उसमें हजारों जमीनें आ जाएं। तो ये एडवर्ब से पहले भी यूज होते हैं, जैसे एडजेक्टिव से पहले यूज होते हैं, और अकेले नाउन के साथ भी यूज होते हैं। आपने तीन चीजें, तीन कंडीशंस देखनी है, या तो अकेले एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं, या ये अकेले एडवर्ब से पहले यूज होते हैं, या फिर ये अकेले नाउन के साथ यूज होते हैं। इसमें एडजेक्टिव और नाउन का मिक्सचर नहीं होता, ये सिंगल चीजों के साथ यूज होते हैं इन तीनों में से। जैसे शी इज सो चाइल्डिश, तो चाइल्डिश यहाँ पे नाउन है और सो यहाँ पे इंटेंसिफायर है। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ ट्री, मैं इतनी भूखी हूँ या मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक दरख्त भी खा सकती हूँ। तो हंग्री यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, सॉरी, हंग्री यहाँ पे एज नाउन यूज किया गया है। तो ये देखें सो प्लस नाउन इस तरह से। प्लीज डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है और सो हमारा क्या है यहाँ पे इंटेंसिफायर है। इसी तरह से सो लार्ज, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है जो हमारे पैराग्राफ में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सच, ये भी इंटेंसिफायर है, लेकिन ये कहाँ पे यूज होता है जहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। सो कहाँ पे यूज होता था जहाँ पे अकेला एडजेक्टिव हो, अकेला नाउन हो या अकेला एडवर्ब हो, लेकिन सच एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ यूज होता है। पहले सच का यूज होता है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन का यूज होता है। ही इज सच अ नाइस बॉय, वो कितना अच्छा लड़का है, तो सच इंटेंसिफायर, नाइस यहाँ पे एडजेक्टिव है तो बॉय हमारा नाउन है। अली इज सच अ वाइज मैन, अली कितना अक्लमंद आदमी है, ये कितने के मीनिंग्स में चला जाता है, कितना, तो वाइस यहाँ पे एडजेक्टिव है, मैन यहाँ पे नाउन है। फिर आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि हमने पढ़ा है, यहाँ पे ईच भी पढ़ा है। तो ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एक ही चीज में, एक ही टाइम में सिंगल चीज को रेफर करते हैं। बहुत सारे अगर 20-25 लोग हैं तो उनमें से एक को, सिंगल को जो है वो रेफर करेंगे। ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं बच्चों, इनके साथ वर्ब की सिंगल फॉर्म यूज होती है। मैं सारे स्क्रीन पे प्ले कर रही हूँ। तो ये वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं जो सिंगल फॉर्म के साथ यूज होते हैं। चाहे जैसे कि हजारों स्टार्स हैं तो उनमें ईच स्टार, हर एक सितारा, कंटेन्स मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जो अपने अंदर हजारों जमीनें रखता है। each one, anyone, anything, either, neither, everybody, everyone, तो ये सारे क्या हैं इंटेंसिफायर हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स, each boy are given a prize, तो यहाँ पे आर आएगा कि इज आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि ईच बॉय वो एक सिंगल लड़के को, हर सिंगल लड़के को रेफर कर रहा है, यहाँ पे रेफरेंस है सिंगल का। इधर रोड लीड टू द रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे लीड आएगा कि लीड्स आएगा, डेफिनेटली लीड्स आएगा, क्योंकि वो एक ही रोड को रेफर कर रहा है, सिंगल फॉर्म यूज होगी इसके साथ। फिर आगे हमने पढ़ा रूम, स्पेस, तो इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। काउंटेबल नाउन्स के साथ रूम का यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ स्पेस का। बच्चे, रूम एक ऐसी स्पेस है जिसको हम इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हो, इजीली घेरे में ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि देयर इज नो रूम, प्लेस इज इन दिस कार, तो यहाँ पे रूम आएगा, प्लेस डेफिनेटली रूम आएगा। कार में जगह थोड़ी होती है, 3-4 सीट्स होती हैं अगर, तो उनको हम इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ है प्लेस, ये खुली जगह को कहते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन को, पोजीशन को बोलते हैं, ओपन एरिया को बोलते हैं। लाइक देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं, ये कहीं पे भी हो सकती है, घर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो ओपन वाइड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस। लेकिन जो लिमिटेड प्लेस हो और बिल्कुल मतलब ऑक्यूपाई करने के काबिल हो, बिल्कुल थोड़ी हो, तो उसको हम रूम बोलते हैं। यहाँ पे इनफ का यूज हुआ है वो भी देखते हैं, ये एज एडवर्ब और एज डिटर्मिनर यूज होता है। डिटर्मिनर डिटरमिन करना, क्वांटिटी में मतलब इशारा देना। एडवर्ब के तौर पे कहाँ पे यूज होता है, एडजेक्टिव और साथ में एज एडवर्ब यूज होता है। एडजेक्टिव के साथ आगे लगता है, जैसे द हाउस इज बिग इनफ टू लिव, ये घर
इतना बड़ा है कि यहाँ पे रहा जा सकता है, ये रहने के लिए काफ़ी है, ये घर इतना बड़ा है कि रहने के लिए काफ़ी है। तो बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इनफ आगे एडवर्ब यूज़ हुआ है। एडजेक्टिव के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है कि इतना बड़ा है कि हम यहाँ पे रह सकते हो। शी इज़ ब्यूटीफुल इनफ टू विन द कंपटीशन, वो इतनी खूबसूरत तो है कि वो कंपटीशन जीत जाए। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनफ इसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है कि इतनी खूबसूरत तो है कि वो कंपटीशन जीत जाए। आगे एज अ डिटर्मिनर देखते हैं, ये नाउन से पहले यूज होता है, जस्ट नाउन के साथ ही यूज होता है और नाउन से पहले यूज होता है। जैसे वी हैव इनफ ब्रेड, हमारे पास काफी खाना है, मतलब उसकी मकदार जितनी भी है इनफ है। दे डोंट हैव इनफ फूड, उनके पास मतलब प्रॉपर खाना नहीं है, ज्यादा खाना नहीं है। इनफ फूड, इतना खाना कि वो अपनी भूख कवर कर सके। अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, अब इन दोनों में देखेंगे हम लोग। अ नंबर ऑफ कहाँ पे यूज होता है? शो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को शो करता है, तादाद को शो करता है, और इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज होता है, आर, हैव, वर। अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, ज्यादा तादाद ड्राइवर अक्सर ज्यादा तादाद में ड्राइवर क्या है? रेकलेस हैं, सुस्त हैं हम कह सकते हैं, या लापरवाह हैं। तो ये तादाद में आ जाता है ज्यादा, जिसको हम कहते हैं। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड, ज्यादा तादाद में डॉक्टर्स वेल मैनर्ड हैं, अच्छे मैनर रखने वाले हैं। द नंबर ऑफ इज ऑपोजिट टू अ नंबर ऑफ, इसमें सिंगल फॉर्म का यूज होता है, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है, ये उनको पैक कर लेता है सारी चीजों को, और सिंगल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग। ऐसे ड्राइवर्स मतलब जो ड्राइविंग करते हैं, नहीं, मजमुई तादाद, ड्राइवरों की मजमुई तादाद या ज्यादा तादाद सुस्त हो गई है। तो देखिए हमने ड्राइवरों की तादाद कलेक्टिव में ले गया ना उसको। द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हु बिहेव वेल इज डिक्रीजिंग, पुलिस की ज्यादा तादाद जो अच्छा बिहेव करती है वो कम हो गई है या कम हो रही है। तो अब हमने इसको कलेक्ट कर लिया है कलेक्टिव नाउन में, जैसे कि क्लास, फैमिली, ग्रुप, तो इनके साथ सिंगल वर्ब की फॉर्म यूज होती है। तो द नंबर ऑफ के साथ भी सिंगल वर्ब की फॉर्म यूज होती है। फिर हमने पढ़ा थ्रो, थ्रो वर्ड का मतलब है किसी स्पेसिफिक प्लेस से सफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे मैं कहती हूँ द बॉल इज गोइंग थ्रो द पाइप, तो वो पाइप के एक सिरे से जब हम बाल को गुजारते हैं दूसरी तरफ से निकालते हैं, तो वो जो मूवमेंट है वहां पे हम थ्रो का यूज करते हैं। अगर आप अंडरग्राउंड सफर करते हो सुरंग वगैरह में से भी, तो वहां पे भी हम थ्रो का वर्ड यूज करते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।